हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर है, बट ये है एडिटोरियल है। मेरे पास ये 25 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है। तो मैं एडिटोरियल पढ़ा के आज देखता हूँ। सिटी न्यूज़ तो आप समझ ही गए होंगे, तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर सिटी न्यूज़ लाऊंगा मैं। तो ये है द हिंदू का एडिटोरियल। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए, वैसे इसका इसको इसकी हिंदी करके पूरा समझना मुश्किल होता है, तो आप ये तो ख्याल रखें। ये तो बस आप ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मैं देखूं कि ट्रबल्ड वाटर्स, वाटर्स क्या होता है, अगर वाटर में एस लग जाए तो फिर वो समुद्र की बात होने लगती है। और ट्रबल का मतलब ही परेशानी, प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे देखें तो मतलब समुद्र की परेशानी हो गई। और अगर मुहावरे के रूप में देखें, फ्रेज के रूप में देखें, तो इसको बोलते हैं कि एक डिफ़िकल्ट टाइम हो या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उसको हम बोलते हैं ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट टाइम। तो ये फ्रेज के रूप में है, नहीं तो समुद्र में ट्रबल है भाई, प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा तो कर रहा है। अब देखते हैं। द पाक बे कॉन्फ्लिक्ट इज एग्जैक्टिंग अ हाई टॉल। कॉमा पे रुका कीजिएगा। वैसे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द पाक बे कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, ये आपका एक नाउन फ्रेज है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज हमारा क्या है, वर्ब है। ये हमारा सब्जेक्ट है। ये नाम है पाक बे। बे मतलब खाड़ी होती है, तो जो खाड़ी वगैरह है ये नाम है पाक बे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जो झगड़ा है, जो प्रॉब्लम है। तो ये जो पाक बे वाली जो प्रॉब्लम है, इज एग्जैक्टिंग अ हाई टोल। अब यहाँ भी एक मुहावरा है, एग्जैक्ट हाई प्राइस होता है, कभी कभी टॉल भी दिखा देते हैं। तो एग्जैक्ट हाई प्राइस का मतलब होता है कि बहुत एक भारी कीमत चुकाना। इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो डिमांड कर रहा है, ये चीज़ एग्जैक्ट कर रही है, यानी कि डिमांड कर रही है बहुत बड़ी चीज़ की। यानी कि ये जो पाक बे का जो झगड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत एक्सपेंसिव हमें पड़ रहा है, हमें महंगा पड़ रहा है, एक भारी कीमत सी चुकानी पड़ रही है। एंड क्राइज फॉर, और ये जो पाक बे कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो झगड़ा है, ये जो मुद्दा है, ये मांग करता है, क्राई करता है, क्राइज फॉर अर्ली रेजोल्यूशन, कि फटाफट कोई समाधान निकल जाए। यानी कि जो झगड़ा है, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, अच्छा खासा मतलब लग रहा है, और ये चाह रहा है कि भैया फटाफट एक सोल्यूशन निकल जाए। तो समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा मुहावरेदार तरीके से इसको दिया गया है। तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ फ्रेजेस तो आने चाहिए। चलिए, अब हम सेंटेंसेस को तोड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए कुछ ये बड़ा सेंटेंस है, तो देखते हैं। द ट्रैजिक डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, फिर यहाँ पर हाइफन, वन ऑफ देम अ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी लिविंग इन इंडिया, allegedly when the Sri Lankan Navy was about to arrest them last week, is yet another instance of the unresolved fisheries conflict in the Park Bay taking an unacceptable toll of lives। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब कैसे तोड़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो चलिए कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, बात किसकी हो रही है, द ट्रैजिक डेथ। देखिए यहाँ प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन से पहले क्या है, डेथ की बात हो रही, मृत्यु की बात हो रही। ट्रैजिक का मतलब होता है दुखद, तो एक दुखद मृत्यु, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसका वर्ब कहाँ है? अब यहाँ कहीं भी उसका वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये वर्ब दिखाई दे रहा है, इज। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये इज इसका वर्ब हो गया। तो मैं तो ऐसे समझूंगा ना कि द ट्रैजिक डेथ, ये जो दुखद मृत्यु है, जो जो मृत्यु है, हाँ, जो डेथ है, इज वो है, येट अनोदर एक और इंस्टेंस, एक और घटना है। किस चीज की घटना है? ऑफ द अनरिजॉल्व, यानी कि जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, जो अभी भी प्रॉब्लम में फंसा है। फिशरीज, फिशरीज का मतलब जो मछली पालन है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मछली पालन वाला जो झगड़ा है, जो अब तक उसका समाधान नहीं हुआ, उसका एक और एग्जाम्पल है। कहाँ पर ये झगड़ा है? तो इन द पाक बे। पाक बे यानी कि वो जो खाड़ी का नाम है, वहाँ पे ये झगड़ा है। और ये जो झगड़ा है, टेकिंग एन अनएक्सेप्टेबल टॉल ऑफ लाइफ, ये ले रहा है अनएक्सेप्टेबल, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है, टॉल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन। टॉल ऑफ लाइफ का मतलब है कि बहुत सारी जिंदगियां ले रहा है, यानी कि मृत्यु हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो ट्रेजिक डेथ हुई है, इसको मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से फिर जोड़ दिया कि ये जो ट्रेजिक डेथ है, ये एक घटना है। किसकी घटना है? वो जो मछली पालन का जो झगड़ा है, जो कि अनरिजॉल्व्ड है, जो कि अब तक उसका समाधान नहीं निकला है। तो एक और उसकी घटना है। उसी मछली पालन की कई घटनाएं होंगे होंगे उनमें से एक और घटना, येट अनोदर इंस्टेंस है। कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है? तो पाक बे में है। क्या कर रहा है? तो ये बहुत सारी जिंदगियां ले रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। यहां तक समझ गए? अब हम यहां से देखते हैं, फिर ये क्या है कि ऑफ 4 फिशरमैन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
वो डेथ के बारे में बता रहा है कि डेथ किसकी हुई है, तो 4 मछुआरों की डेथ हुई है। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस से सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। आप बिगनर्स हैं इसलिए इतना तोड़ के आपको बता रहा हूँ, तो कई बार मुश्किल हो जाता है समझना। फिर प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया कि फ्रॉम तमिलनाडु, तो ये जो मछुआरे थे कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। 4 मछुआरों की मौत हो गई, कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। अब यहाँ बता रहा है, यहाँ पर इनको डिफाइन कर रहा है कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, अ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी, यानी कि उनमें से एक कौन था, श्रीलंका का तमिल रिफ्यूजी था, यानी कि मतलब तमिलनाडु में रहता होगा, श्रीलंका का बनता था, रिफ्यूजी था, लिविंग इन इंडिया, जो इंडिया में रह रहा था। तो श्रीलंकन तमिल था, वो रह कहाँ रहा था, इंडिया में रह रहा था, इसलिए वो रिफ्यूजी था। उनमें से एक, जो 4 लोग मारे उनमें से एक। फिर है अलिजली मतलब बयानित रूप से, कथित रूप से, यानी कि न्यूज़पेपर वाले क्या कहते कि ये हम कह रहे हैं बट हम बिल्कुल श्योर नहीं, तो अलिजली लगा देते कि ऐसा बयान आया है कि व्हेन द श्रीलंकन नेवी वाज अबाउट टू अरेस्ट देम। अब ये बयान आया है कि जब श्रीलंकन नेवी वाज, वो अबाउट टू अरेस्ट देम, उनको अरेस्ट करने वाली थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, तब इनकी डेथ हो गई। तो ये जो डेथ है ये एक और घटना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो समझ में आ गया कि 4 मछुआरों की डेथ हो गई। मछुआरे कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। उनमें से एक कौन था, श्रीलंका का श्रीलंकन तमिल था, जो कि रिफ्यूजी था इंडिया में। तो बयान ये आया है कि जब श्रीलंका के जो नेवी वाले हैं वो उनको अरेस्ट करने जा रहे थे, उन 4 को, तो अरेस्ट करते समय उनकी मौत हो गई। ठीक है जी, पिछले हफ्ते की बात है। चलिए, ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं। While fishermen in Tamil Nadu say the 4 were killed in an attack by the Sri Lankan Navy. हालांकि, जबकि, ये जो वाइल है ना, वाइल के 2 मतलब होते हैं, एक तो आईएनजी वाला है, और एक जो मतलब होता है वो होता है कि उसने ये किया जबकि उसने ये किया। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। या अक्षर, व्हाट हैपेंड, यू वांट टू गो समवेयर, गो 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 गो, यू आर नॉट बीइंग कैप्चर्ड। वाइल फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरे थे, इन तमिलनाडु के जो मछुआरे थे, से वो कहते हैं द 4 वर किल्ड, ये जो 4 लोग हैं जो मारे गए, इन एन अटैक बाय द श्रीलंकन नेवी, वो श्रीलंकन नेवी के द्वारा जो अटैक हुआ है उस अटैक में मारे गए। ये कौन कहते हैं, तमिलनाडु के लोग कहते हैं। जबकि, ये तो हो गया, कॉमा लगते, अब मतलब थोड़ा डिफर करेगा, अलग हो जाएगा। द लेटर का मतलब जो बाद वाला कौन है, पहले तो तमिलनाडु वाले ने बोला, तो अब कौन बोलेगा, श्रीलंका वाले कहेंगे। तो जो श्रीलंका वाले जो लेटर है, मेंटेन कर किए हुए, उन्होंने ये बात को मेंटेन करके रखे हुए, दैट दे डाइड, कि वो मछुआरे मर गए, व्हेन देयर ट्रॉलर कोलाइडेड विद अ नेवल वेसल, व्हेन, जब, देयर ट्रॉलर का मतलब मछली पकड़ने वाला जो जहाज है, जब उनका जहाज कोलाइडेड, वो टकरा गया, कोलाइड हो गया, विद अ नेवल वेसल, यानी कि जो नेवी वाला जो जहाज होता है उससे टकरा गया, मछुआरों का जहाज नेवी वालों के जहाज से टकराया, उसमें उनकी मौत हो गई। ऐसा कौन कह रहा है, ये नेवी वाले कह रहे हैं। और तमिलनाडु वाले क्या कह रहे हैं कि जी नेवी वालों ने मार दिया। नेवी वाले कह रहे हैं जी वो टकराने से मर गए। वाइल, क्या करते समय, वाइल ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग एप्रीहेंडेड, जब वो मछुआरे ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, टू अवॉइड बीइंग एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट होना, पकड़े जाना, तो पकड़े जाने को अवॉइड कर रहे थे, बच रहे थे पकड़े जाने से। बीइंग एप्रीहेंडेड, पकड़े जाने से बच रहे थे, उस वक्त उनका जो ये ट्रॉलर है, जो जहाज है, वो नेवी के जहाज से कोलाइड हो गया, उनकी मौत हो गई। ये कहना किसका है, ये कहना है नेवी वालों का। समझ में आ रहा है। अब इसमें समझाने के लिए जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको ये लेटर वेटर समझ में नहीं आता है, ये लेटर समझाना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, लेटर जानने से पहले आपको एक और वर्ड जानना होगा, फॉर्मर, और फॉर्मर के साथ ही आता है आपका लेटर। ये लेटर है, ये ना तो लेटर है और ना ये लेटर है। 3 चीज़ें होती है ना, लेटर जैसे ये होता है, एक होता है जैसे आप जानते हैं लेटर, चिट्ठी, एक आप जानते होंगे लेटर, आई कॉल यू लेटर, और एक होता है लेटर। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये कंफ्यूज करती है। एनीवेज, तो मैं अभी लेटर की बात कर रहा हूँ। 2 सेंटेंसेस में लिखता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि चंदन एंड अक्षत वेंट टू मार्केट, चंदन और अक्षत मार्केट गए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र किया गया है। पहला नाम है चंदन, तो मुंह खोलते जो सबसे पहला नाम आया चंदन आया,
तो अब जब हम इस चंदन वर्ड को जब आगे यूज़ करेंगे तो हम इसको फॉर्मर कह सकते हैं, यानी कि ये पहले नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पे जो भी नाम आएगा वो फॉर्मर कहलाएगा। दूसरे नंबर पर जो नाम आएगा वो लैटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो चंदन को मैं चंदन ना बोल करके अब फॉर्मर कह सकता हूँ, अक्षत को अक्षत ना बोल करके मैं लैटर कह सकता हूँ। तो अब अगर मुझे कोई दूसरा सेंटेंस बोलना है कि भाई चंदन ने एक पेन खरीदा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि द फॉर्मर बॉट या परचेज अ पेन, एंड अक्षत ने एक लैपटॉप खरीदा। एंड द, अब अक्षत कौन है? वो तो लैटर है। एंड द लैटर बॉट अ लैपटॉप। तो जैसे आपने फॉर्मर पढ़ा तो आपका दिमाग कहेगा अच्छा फॉर्मर मतलब पहले के सेंटेंस में जो पहले नंबर पर है, तो चंदन पहले नंबर पर है यानी कि चंदन ने ही पेन खरीदा। लैटर यानी कि जो दूसरा नंबर है, तो इस सेंटेंस में दूसरे नंबर पर अक्षत है यानी कि अक्षत ने लैपटॉप खरीदा। ये होता है लैटर। समझ में आ रहा है? चलिए, और ये जो वाइल वाला जो सेंटेंस है ना, कभी भी आपको अगर वाइल से न्यूज़पेपर में सेंटेंस दिखाई देगा तो होता क्या है कि वाइल के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होगा, वाइल के बाद एक फुल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा और कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस होगा। ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है। तो आप समझ जाएंगे कि वाइल से जो बात कही जाएगी वो कहने के तुरंत बाद जो कॉमा आएगा वो उससे ये जो दूसरा वाक्य है कुछ अलग होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि yesterday my friend and I danced at the party, यानी कि कल मेरे दोस्त और मैंने पार्टी में डांस किया। while my, ऐसे में अगर सेंटेंस बोलूँ कि while my friend was given 500 rupees, ये हो गया, फिर एक कॉमा लगाया। I was given only 100 rupees। अब क्या होगा? बाई सम, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ कि बाई सम पीपल एट द पार्टी। अब क्या हुआ? मैंने वाइल से एक सेंटेंस बोला ना, वाइल माई फ्रेंड वॉज गिवन 500 रुपीज़ कॉमा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अब इस वाइल की अगर मुझे हिंदी नहीं पता है तो मुझे इतना तो पता चल रहा है ना कि मेरे दोस्त को 500 रुपये दिए गए, और ये जैसे कॉमा है ना, कॉमा का मतलब है कि इधर 500 है तो इधर कुछ अलग होगा। जबकि आप यहाँ जबकि कहिए या यहाँ जबकि कहिए, डजेंट मैटर। जबकि आई वॉज गिवन ओनली की स्पेलिंग गलत हो गई, ओनली 100 रुपीज़, यानी कि मुझे 100 रुपये दिया गया बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा एट द पार्टी, जो पार्टी में थे। तो वाइल समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। और आम जिंदगी में जो हम वाइल यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि वाइल होगा, उसके बाद एक वर्ब होगा और उसमें आईएनजी लगा होगा, तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। नाचते समय वाइल डांसिंग, ओके, खाते समय वाइल ईटिंग, तो ये आपको आदत पड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं गाइस। तो ये लेटर वेटर समझ में आ गया जी, वाइल समझ में आ गया। यहाँ दोनों ही वाइल यूज़ कर लिया गया है। आप कहाँ गया? एक तो वाइल आप देख रहे हैं ना कि वाइल फिशरमैन इन तमिलनाडु से द 4 वर किल्ड इन एन अटैक बाय द श्रीलंकन नेवी, ये हो गया एक सेंटेंस। फिर कॉमा आया, कॉमा के बाद दूसरा क्या है कि द लेटर मेंटेन्स दैट दे डाइड व्हेन देयर ट्रैवलर कोलाइडेड विद द नेवल वेसल। और एक और वाइल आ गया, वाइल ट्राइंग, करते समय, वाइल ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंड होना, अवॉइड करते समय। तो आपको सारा समझ में आ गया, लेटर भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। देखिए, जब हम कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च करते हैं, लॉन्च का मतलब होता है दर्ज करना। हम कहते हैं ना कि यार उसने एफआईआर दर्ज कर दी, तो रजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लॉन्च ज़्यादा चलता है कि ही लॉन्च्ड एन एफआईआर। सिमिलरली यहाँ पर प्रोटेस्ट यानी कि विरोध लॉन्च कर दिया, विरोध उसने अपने इंडिया ने दिखाया है विद द श्रीलंकन अथॉरिटीज, यानी कि श्रीलंका की जो अथॉरिटीज है उनको अपना प्रोटेस्ट, एक विरोध दिखाया है। हु हैव, अब अथॉरिटीज के बारे में कहा जा रहा है, कॉमा है कि हु हैव सेटअप अ कमिटी, वो अथॉरिटीज के लोग जिन्होंने कमेटी को बनाया है, सेटअप किया है, क्या करने के लिए। और यहाँ हु से पता है क्या है, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य शुरू होगा दोस्तों वो क्लॉज बनाता है, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि वो इन अथॉरिटीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो हु हैव सेटअप, जिसने सेटअप किया है, इस अथॉरिटीज ने कमेटी का गठन किया है टू फाइंड। यहाँ पर जो टू फाइंड है ना, ये टू कोई प्रपोजिशन नहीं है, टू फाइंड ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। कमेटी बना, क्यों बना, क्या क्या करने के लिए बना,
टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। एक कमेटी बनाया था श्रीलंकन अथॉरिटीज ने कि एक परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त हो टू द इनकर्शंस बाय इंडियन फिशरमैन। किस चीज का सोल्यूशन? इनकर्शंस। इनकर्शन का मतलब होता है घुसपैठ। उसका सोल्यूशन, एक उपाय मिल जाए कि इंडियन फिशरमैन, इंडियन जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका में घुसपैठ करते हैं, वहां जाकर मछली पकड़ लेते हैं, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। उस सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। ठीक है जी। इट वॉज लेस देन अ मंथ अगो। लेस देन अ मंथ का मतलब एक महीने से कम, अगो का मतलब पहले, तो एक महीने से पहले, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है तो एक महीने से पहले की बात है, दैट द टू कंट्रीज रिज्यूम्ड डिस्कशंस थ्रू देयर जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज आफ्टर अ 3 year गैप। 3 साल पहले उन्होंने कभी कुछ ऐसे डिस्कशन किया होगा, फिर गैप हो गया। अब 3 साल बाद क्या किया उन्होंने, उसी चीज को रिज्यूम किया है। रिज्यूम का मतलब होता है कि जो चल रहा था वो पॉज हो गया, पॉज के बाद आप वहीं से जब चालू करेंगे तो आपको रिज्यूम करना पड़ता है। ओके, तो द टू कंट्रीज, जो दोनों देश है, रिज्यूम्ड डिस्कशंस, उन्होंने बातचीत को फिर से चालू कर लिया थ्रू देयर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। अब इनका एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, उसके माध्यम से फिर से डिस्कशन चालू कर लिया। किस चीज पर डिस्कशन है? ऑन फिशरीज, मछली पालन, मछली पकड़ने से रिलेटेड जो डिस्कशन है। कब किया? तो 3 साल के गैप के बाद किया। क्लियर समझ में आ रहा है? मेरा मकसद है आपको सेंटेंस तोड़ना गाइस। न्यूज में क्या लिखा है मेरे लिए वो दैट डजंट मैटर। मेरा काम है कि समझ में क्यों नहीं आता है, तो बड़े सेंटेंसेस आप डरते क्यों हैं जो बिगनर्स हैं, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया सॉट द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन अरेस्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स। कॉमा पे रुके, मैं तो रुकता हूँ। इंडिया सॉट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सीख मतलब पता है ना, ढूंढना, मांगना, तलाशना, इतने मीनिंग है सीख के। तो इंडिया ने चाहा या मांगा या डिमांड किया, क्या किया? इंडिया सॉट, क्या सॉट किया? द अर्ली रिलीज, उन्होंने मांग की कि फटाफट छोड़ दो, रिलीज, अर्ली रिलीज। किसका रिलीज? तो ऑफ प्रेपोजिशनल, ऑफ से जो सेंटेंस बनेगा, जो वाक्य होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, पूरा एक सेंटेंस नहीं होगा, फ्रेज होगा। तो इंडिया ने मांगा कि अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन, मछुआरों की फटाफट रिलीज कर दो। एक्सक्यूज मी। फिशरमैन के बाद यहां लिखा है अरेस्टेड। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव है। फिशरमैन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो फिशरमैन, वो मछुआरे जिनको अरेस्ट किया गया इन श्रीलंकन वाटर्स, श्रीलंका के समुद्र में। तो अरेस्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स जो पूरा है, ये आपका एक फ्रेज बनाता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनाता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है, जो इस फिशरमैन को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। अगर एक क्लॉज होता है तो कैसे होता कि फिशरमैन हु वर अरेस्टेड, तो हमें हु वर लगाना पड़ता, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ता। तो ये भाषा आपकी समझ में आ रही है ना? अगर आप बिगिनर्स देख रहे हैं, ये अगर आपको आ जाए ना, ये क्लॉजेज, ये फ्रेजेस, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। आम जिंदगी में मतलब जो नॉर्मल हम क्या सीखते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग फूड, यू आर कमिंग, राम आम खाता है, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं बनाते हैं बच्चे लोग, वो न्यूज़पेपर में नहीं होता है, बिल्कुल अलग। इतने गुच्छेदार आपको वाक्य मिलेंगे गाइस, यही सच्चाई है। चलिए, तो इंडिया ने भाई ये बोला कि फटाफट रिलीज कर दो जो भी फिशरमैन है जिनको श्रीलंकन वाटर में अरेस्ट किया गया था, वाटर्स में। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी, एज वेल एज द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी, श्रीलंका के कस्टडी में मछुआरों के साथ साथ जो बोट्स है ना, उनको भी भैया रिलीज कर दो, ऐसा इंडिया ने मांग की। आगे देखते हैं। श्रीलंका अंडरस्कोर्ड द नीड टू कर्ब द इलीगल फिशिंग, कॉमा पे रुकिए। श्रीलंका ने अंडरस्कोर किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंडरस्कोर का मतलब क्या है? हम ऐसे अंडरस्कोर कर देते हैं, यानी कि हाईलाइट किया। श्रीलंका ने एक बात पे वजन डाला, हाईलाइट किया। क्या अंडरस्कोर क्या किया? द नीड, उस आवश्यकता को अंडरस्कोर किया। किस चीज की आवश्यकता? टू कर्ब, ये है इन्फिनिटिव, पर्पस, टू कर्ब द इलीगल फिशिंग, ये जो गैर कानूनी रूप से जो मछली पकड़ा जा रहा है ना, उसको कर्ब किया जाए, काटा जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए, उसकी आवश्यकता है। उसको श्रीलंका ने अंडरस्कोर किया कि भैया आवश्यकता है कि जो गैर कानूनी ढंग से जो मछली पकड़ा जा रहा है ना हमारे समुद्र में, इसको भैया रोका जाए। कॉमा के बाद लिखा है कि विच एडवर्सली अफेक्ट्स, विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसके बारे में विच बता रहा है? इलीगल फिशिंग के बारे में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्रेज, ये क्लॉज बन जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। तो विच
एडवर्सली अफेक्ट्स, जो नेगेटिव तरीके से, एडवर्सली का मतलब है नेगेटिव तरीके से कहीं ना कहीं प्रभाव करता है, अफेक्ट करता है द लाइवलीहुड, जो रोजी रोटी है, ऑफ इट्स वार अफेक्टेड फिशरमैन, जो ये श्रीलंका के जो फिशरमैन है, जो वार अफेक्टेड है, जो कभी भी युद्ध वार हो सकता है, ऐसे उस वार से जो अफेक्टेड है, प्रभावित, वार से प्रभावित जो फिशरमैन है, उनकी जीविका को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है बुरी तरीके से, अगर इलीगली इंडियन लोग अगर वहाँ फिशिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? When the two sides decided to create a joint working group some years ago, कॉमा पे रुकी, जब ये जो दोनों जो कंट्रीज हैं डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, क्या करने का निर्णय लिया, टू क्रिएट, इन्फिनिटिव है, अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, कि भैया हम एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, कि ये जो ग्रुप होगा दोनों को मिलाकर ये कुछ फैसले लेगा। तो ये जब डिसाइड किया सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, फिर क्या हुआ, तो दे हैड अग्रीड, तो वो मान गए थे that there would be no violence or loss of life in the handling of the fishermen and that a hotline would be established between the respective coast guards। देखिए, तो जब ये बात हुई थी, डिसाइड किया था, तो दे हैड अग्रीड, वो मान गए थे कि देयर वुड बी नो वायलेंस, कोई वायलेंस, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई मारकाट नहीं होगी, और लॉस ऑफ लाइफ, कोई जिंदगी नहीं जाएगी, किसी की जान नहीं जाएगी। किस चीज में? इन द हैंडलिंग, प्रेपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता है तो उसे हमें आईएनजी में दिखाना होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन होगा तो आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो जिरंड बनेगा, जिरंड एक नाउन बनेगा। चलिए, तो हैंडलिंग, किसको हैंडलिंग? ऑफ द फिशरमैन, यानी कि मछुआरों को हैंडल करने में कोई जान माल का हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट अ हॉटलाइन वुड बी स्टैब्लिश, और एक हॉटलाइन, एक टेलीफोन लाइन को स्टैब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, बिटवीन द रिस्पेक्टिव कोस्ट गार्ड, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, जो कहते हैं ना रिस्पेक्टिव होम्स, अपने अपने घर, तो जो रिस्पेक्टिव कोस्ट गार्ड है, जो उनके वहाँ के गार्ड से, हमारे यहाँ के गार्ड से, उनके बीच एक हॉटलाइन, एक टेलीफोन पे बात होगी, वो स्टैब्लिश किया जाएगा। आगे देखते, फटाफट खत्म करते गए। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द हॉटलाइन इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, येट टू बी का मतलब तब हुआ नहीं जी, होना बाकी है। ये तो हॉटलाइन तो अभी भी ऑपरेशन में नहीं आया, अभी भी ये काम में नहीं आया। एंड डेथ्स कंटिन्यू टू अकर, और जो डेथ है वो बिल्कुल कंटिन्यू टू अकर, अकर मतलब होना, वो हो ही रहा है। तो जो अग्री हुए थे कि कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई डेथ नहीं होगी, कहाँ रुका? हॉटलाइन भी नहीं हुआ तो कहाँ कुछ हुआ ही नहीं। येट टू बी देख लीजिए जरा, देखिए येट टू बी का इस्तेमाल, मैं बोलता हूं कि दिस वर्क इज येट टू बी डन, इसका मतलब है कि ये काम जो है हुआ तो अब तक नहीं, ये काम होना था, एक प्लान था, लेकिन ये हो नहीं पाया, यानी कि अब तक पेंडिंग है। तो येट टू बी का मतलब है कि भैया तय तो था होना, बट हुआ नहीं, पेंडिंग है, तो येट टू बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोलूं कि द एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि जो आरोपी है उसका अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है। ये पैसिव, अगर एक्टिव में होता है तो हम ऐसे बोलते कि पुलिस आर, पुलिस प्लूरल है तो आर लगाएंगे, पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। क्लियर है? ये होता है येट और येट टू बी। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। 50% तो हो गया, आगे देख लेते हैं। द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच that has been expected to be the cornerstone of the approach to this conflict has not always been discernible, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देख लीजिए, कुछ खास सेंटेंस ही नहीं था, बस हैज़ नॉट कहें तो इस्तेमाल, हैज़ नॉट ऑलवेज बीन डिसर्निबल। बात हो रही है अप्रोच की, अप्रोच हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो एक उपाय है, ये जो उपाय है हैज़ नॉट ऑलवेज बीन डिसर्नेबल, ये कभी भी डिसर्नेबल नहीं रहा, यानी कि कभी भी समझने योग्य, दिखने योग्य नहीं, मतलब दिखाई नहीं। डिसर्नेबल का मतलब जो दिख जाए वो दिखाई नहीं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो मानवता से रिलेटेड जो अप्रोच है, जो एक मानवता भरी, जो हमें हिंदी करने में मुश्किल हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन की हिंदी क्या करूँ, तो आप मानवता से रिलेटेड ही समझ लीजिए, जो एक इंसानियत वाला जो अप्रोच है, दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, इस अप्रोच को एक्सप्लेन कर रहा है। तो सेंटेंस कैसे बड़े होते हैं, कभी क्लॉज जोड़ देगा, कभी फ्रेज जोड़ देगा। जिसको एक्सपेक्ट किया गया था, उम्मीद की गई थी, टू बी द कॉर्नर स्टोन, वो अप्रोच, वो उपाय जो कि एक कॉर्नर स्टोन, एक आधारशिला होगा, एक इंसानियत भरा जो अप्रोच होगा, जो आधारशिला होगा, ऑफ द अप्रोच,
उस उपाय का टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े का जो मेन उपाय है उसका एक आधारशिला होगा, एक मानवता भरा जो अप्रोच है, हैज़ नॉट ऑलवेज बिन डिसर्निबल, वो हैज़ नॉट ऑलवेज बिन, शुरू से ही वो डिसर्निबल नहीं था, वो कभी दिखा नहीं। ठीक है। द प्लान टू वीन अवे तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट the remaining fishery resources on the Sri Lankan side by replacing their trawlers with deep sea fishing vessels has not really taken off। फिर इतना बड़ा सेंटेंस है, अब तोड़ते हैं। बात किसकी हो रही है? प्लान की हो रही है। तो कुछ खास नहीं है, बस प्लान ही आपका सब्जेक्ट है। द प्लान, ये जो प्लानिंग है, प्लान है, क्या करने का प्लान है? टू वीन अवे, वीन का मतलब होता है ना किसी से कुछ अलग कर देना, छुड़ा देना। मैं आपको एक वीन समझाऊँ, बड़ा अच्छा है, आप स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए वीन एक्चुअली मैं ज़्यादातर वीन फ्रॉम का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ अवे कर दिया तो चलिए वो भी देख लेंगे। वीन फ्रॉम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं हमेशा टीवी देखता रहता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को ना टीवी देखने से अलग करना चाहता हूँ यार, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई वॉन्ट टू वीन माई सेल्फ फ्रॉम, एक मिनट, माई सेल्फ फ्रॉम वॉचिंग टीवी। तो इसमें क्या हो गया? वीन का मतलब हो गया कि छुड़ा लेना, अपने आप को उस चीज़ से सेपरेट कर देना, अलग कर देना, तो उसको बोलते हैं वीन फ्रॉम। ओके, आई वांट टू वीन माई सन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, यानी कि चॉकलेट वो खाता रहता है, उससे मैं उसको वीन करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से कि जो प्लान है, एक प्लानिंग है क्या करने का? टू वीन अवे, यानी कि उनको अलग करे। किसको अलग करे? तमिलनाडु फिशरमैन को अलग करे। किस चीज़ से अलग करे? देखिए वीन के साथ फ्रॉम आता है क्या? फ्रॉम द टेंडेंसी, टेंडेंसी से अलग करे, फ्रॉम द टेंडेंसी। कैसी टेंडेंसी है तमिलनाडु के फिशरमैन में? टू एक्सप्लॉइट द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं। द रिमेनिंग, जो बचा हुआ फिशरी रिसोर्सेज, जो मछली पालन की जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। कहाँ पर है? ऑन द श्रीलंकन साइड में है, उसका फ़ायदा इंडियन तमिलनाडु के फिशरमैन उठाते हैं। तो एक प्लान था कि उनको वीन अवे करे, उनको वहाँ से अलग कर दे। अब वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं? बाय रिप्लेसिंग, एक मिनट, रिसोर्सेज ऑन श्रीलंकन साइड बाय रिप्लेसिंग देयर ट्रॉलर्स। अब यहाँ पर लिखा है कि जो प्लान है उनको अलग करने का, बाय रिप्लेसिंग देयर ट्रॉलर्स, ये प्लान है कि उनके ट्रॉलर को, यानी कि उनका जो मछली पकड़ने का जो जहाज है उसको रिप्लेस करे विद डीप सी फिशिंग वेसल। जो समुद्र में, जो डीप सी का मतलब क्या है कि डीप सी, समुद्र के अंदर गहरे में जाकर फिशिंग वेसल, मछली पकड़ने के जहाज से उसको रिप्लेस कर दे। होगा कुछ टेक्निकल टर्म। तो ये जो प्लान है हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ, ये प्लान टेक ऑफ नहीं किया, यानी कि ये प्लान काबू में नहीं आया, यानी कि प्लान काम नहीं किया। समझ में आ रहा है? चलिए फटाफट खत्म करो। अटैम्प्ट्स, अब बात अटैम्प्ट्स की हो रही, सब्जेक्ट को पहचाना कीजिए। तो ये जो अटैम्प्ट्स है, जो प्रयास है, क्या करने का प्रयास है? टू फोर्ज, ये टू फोर्ज क्या है? इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। प्रयास क्या करने का? तो टू फोर्ज, फोर्ज मतलब गठन करना, बनाना। फोर्ज अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट थ्रू डायरेक्ट टॉक्स, यानी कि डायरेक्ट बातचीत करके एक सेटलमेंट करना है। नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना है, यानी कि दो, नेगोशिएट होता है ना, बात करेंगे, हाँ हम ये मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, ये करके एक सेटलमेंट होता है। तो ये जो प्रयास है टू फॉर्ज ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, की एक सही जो सेटलमेंट है थ्रू डायरेक्ट टॉक, डायरेक्ट बात करके एक सेटलमेंट को तैयार करे, इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व हो फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ के फिशरमैन शामिल हो सॉरी, हैव ऑल्सो रीच्ड अ स्टेलमेट। तो ये जो प्रयास है ये भी पहुंच गया है। देख रहे हैं, अटेम्प्ट्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो हैव आप देख रहे हैं ये वर्ब है उसका। तो ये जो अटेम्प्ट्स हैं, हैव ऑल्सो रीच्ड, ये पहुंच गया है। और स्टेलमेट, तो स्टेलमेट का मतलब है कि जहां पर कहीं कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, गतिरोध, जब आगे कुछ नहीं हो सकता है, ड्रॉ हो गया है, ये अटेम्प्ट्स भी ड्रॉ हो गया है, ये आगे नहीं बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका फेवर्स, श्रीलंका जो है फेवर करता है ज्वाइंट पेट्रोलिंग बाय बोथ कंट्री। श्रीलंका कहता है कि आप ज्वाइंट पेट्रोलिंग करो, आप और हम मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब नज़र रखेंगे समुद्र में, जैसे कैसे पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वाले जो पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करेंगे। एंड अ बैन ऑन अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस बाय तमिलनाडु फिशरमैन, और एक बैन कर देते हैं जो अनसस्टेनेबल है, जो
ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, जो सस्टेन नहीं हो सकता है, ऐसा जो फिशिंग प्रैक्टिस ये करते हैं जो तमिलनाडु के लोग जो मछुआरे हैं उन पर बैन करते हैं। क्या है वो अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस सच एज बॉटम ट्रॉलिंग। अब ये सब कुछ टेक्निकल टर्म है, मुझे भी नहीं पता है फिशिंग के बारे में। तो बॉटम अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो बॉटम यानी कि नीचे, ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि उनका जो जहाज है मछली पकड़ने का तो शायद नीचे जाके पकड़ते होंगे, बॉटम ट्रॉलिंग। बट द लेटर मतलब बाद वाला, वांट अ लेंदी फेस आउट पीरियड, यानी कि तो यहाँ लेटर कौन है, यहाँ श्रीलंका बैन करना चाहती है, तो श्रीलंका फॉर्मर हो गया और तमिलनाडु लेटर हो गया, तो वो तो बैन करना चाहती है। लेकिन ये जो लेटर है जो तमिलनाडु वाले हैं वो वांट अ लेंदी फेस आउट पीरियड। फेस आउट का मतलब क्या होता है कि अब फेज बाय फेज उसको आउट करो यानी कि क्लोज करो। कोई चीज़ को हमें बंद करना है तो एक फेज थोड़ा कम, अभी बंद किया फिर बंद किया, तो ऐसे धीरे 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 वो चीज़ आउट हो जाएगी, तो फेस आउट हो जाएगा। तो लेंदी फेस आउट पीरियड चाहते हैं कि धीरे धीरे करो, थोड़ा वक्त दो। पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेयरली एक्नॉलेज, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है तमिलनाडु में वो नाम मात्र का ही स्वीकारते हैं, रेयरली नाम मात्र का एक्नॉलेज स्वीकारते हैं, दैट द स्टेट्स फिशरमैन यानी कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द प्रॉब्लम, कि ये मछुआरे इमेंसली बड़े रूप से वो अपने आप को इस प्रॉब्लम में डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करके, बाय क्रॉसिंग टेरिटरी, क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि वो जो समुद्र है जो टेरिटरी है कि आप यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे, उसको क्रॉस करके जानबूझ के अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं। फिर है नॉर इज देयर सफिशिएंट रिकॉग्निशन, ना ही देयर, अब ऐसे होता है ना कि देयर इज नो, तो अगर नॉर वगैरह पहले आता है ना तो फिर थोड़ा वो उल्टा करना पड़ता है, इन्वर्जन लगाना पड़ता है, तो इज आ गया कि नॉर इज, कि ना ही देयर सफिशिएंट रिकॉग्निशन, ना ही वहाँ पर कोई सही पहचान है, दैट द इनकर्शन इनटू श्रीलंकन वाटर्स इज ड्रिवन बाय ट्रॉलर ऑनर्स, ये भी कोई पहचान नहीं है कि ये जो इनकर्शन है, जो घुसपैठ है, श्रीलंकन समुद्र में जो घुसपैठ है, इज ड्रिवन बाय, ये ड्रिवन का मतलब कि उसको उकसाया जाता है बाय ट्रॉलर ऑनर्स, जो जहाज के मालिक है उनके द्वारा किया जाता है, इसका भी कोई सफिशिएंट रिकॉग्निशन नहीं है। वो ऑनर्स हु फोर्स देयर पुअर एम्प्लॉय, जो अपने गरीब मजदूरों को फोर्स करते हैं टू डू सो, कि ऐसा करें, वो जाएं, वो उस हद में घुसे और वहाँ मछली पकड़े। हु देन गेट किल्ड, या तो वो मारे जाते हैं और अरेस्टेड या पकड़े जाते हैं। तो ये जो है लीडिंग टू द फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये लीड कर रहा है, लीड टू का मतलब पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, कभी ना खत्म होने वाला झगड़ा, फेस्टरिंग मवाद वाला झगड़ा, इन घावों में जो मवाद भर जाता है, जो नासूर बन जाता है, वैसा झगड़े को ये लीड कर रहा है यानी कि उत्पन्न कर रहा है। लीड टू मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देख लीजिए होता क्या है। लीड टू, अगर मैं बोलता हूँ कि योर दिस एक्टिविटी, तुम्हारी जो एक्टिविटी है, कैन लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो एक्टिविटी है, तुम्हारी जो करतूत हरकतें हैं, वो लीड यानी कि उत्पन्न कर सकती, कॉज कर सकती, पैदा कर सकती हैं, और मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पैदा कर सकती है। ये लीड टू हो गया। एक ऐसे लीड टू होता है कि योर ईटिंग जंक फूड कैन लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि तुम्हारा जो जंक फूड खाना जो है वो तुम्हें ले जा सकता है, लीड का मतलब ले जाना, ले जा सकता है हॉस्पिटल, तो ऐसे हम लीड का इस्तेमाल करते हैं। फटाफट खत्म करते हैं, चलिए हो ही गया। सो फार मतलब अब तक, देयर हैज़ नॉट बीन एनफ पॉलिटिकल रिजॉल्व, कोई भी पॉलिटिकल एक रिजॉल्व, एक पॉलिटिकल कोई भी सोल्यूशन नहीं रहा है टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस मामले को खत्म करने का। हैज़ नॉट बीन का मतलब अब तक नहीं रहा है, देयर हैज़ नॉट बीन, देयर इज नॉट और देयर हैज़ नॉट बीन का फर्क है। तो अ कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन, अ कॉम्प्रीहेंसिव बहुत बड़ा एक सोल्यूशन, अब यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सोल्यूशन, इसका वर्ब कहाँ है, इज पर है, इज लॉन्ग ओवरड्यू, यहीं पर खत्म हो गया। देखिए अ कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन, एक बहुत बड़ा जो सोल्यूशन है, जो उपाय है, इज वो है लॉन्ग ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब बाकी, लंबे समय से बाकी। कौन सा सोल्यूशन, वो सोल्यूशन की वन दैट वुड सिवरली कर्टेल अनऑथराइज फिशिंग, ऐसा सोल्यूशन जो कि सिवरली गंभीर रूप से कर्टेल काट देगा, अनऑथराइज फिशिंग को कम कर देगा, नियंत्रित कर देगा, एंड हेल्प इन एन ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड, एंड हेल्प और मदद करेगा। एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो अनऑथराइज फिशिंग को तो कर्टेल करे ही, साथ ही साथ वो हेल्प करे इन ऑर्डरली शेयरिंग, की एक सही ऑर्डर में शेयरिंग हो, ऑफ एंड सस्टेनेबल
यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी एक जो सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उसका जो इस्तेमाल हो, जो काफ़ी दिनों तक जो चलते हैं रिसोर्सेज, उसका जो इस्तेमाल है वो दोनों ही फिशरमैन के द्वारा हो, शेयरिंग हो। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए। तो वो जो सोल्यूशन है, वो जो बहुत बड़े स्तर का जो सोल्यूशन है, इज़ लॉन्ग ओवरड्यू, अब तक बचा हुआ है, ओवरड्यू है, बाकी है, वो हुआ नहीं। तो गाइज आप बिगिनर्स हैं, मुझे पता है कि एडिटोरियल मुश्किल से समझ में आता है, फिर भी मैं कभी कभी आपके लिए लाता हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो जब भी वक्त मिलेगा मैं सिटी न्यूज़ आपके लिए लाऊंगा गाइज, या फ्रंट पेज लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।